हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का चैप्टर 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो समाजवाद है उसको दो भागों में विभाजित करके हमने पढ़ा था। पहला था यूटोपियन समाजवादी, दूसरे थे वैज्ञानिक समाजवादी। तो हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग यूटोपियन समाजवादी में ऐसे व्यक्ति आते थे जो एक स्वप्न करते थे। स्वप्न मतलब कि जो समाज है वो ऐसा होना चाहिए, इसका काम करने का तरीका अगर ऐसा होता तो वो उनपे जो श्रमिक वर्ग हैं उनपे पूंजीपति वर्ग शोषण न करते न, और ये लोग वर्ग समन्वय को बढ़ावा देते थे और वर्ग संघर्ष को नहीं मानते थे। जबकि वैज्ञानिक समाजवादी जो थे वो लोग वर्ग समन्वय के बदले में वर्ग संघर्ष को अपनाते थे। वो लोग वर्ग समन्वय न करके संघर्ष करते थे, अपने अधिकारों के लिए लड़ते थे, क्रांतिकारी थे वो लोग। जैसे हम लोग भारत में पढ़ते हैं कि भारत में दो दल पहले थे। पहला था नरम दल, दूसरा था गरम दल। तो नरम दल में वैसे लोग थे जो बातचीत से, समझौते से किसी भी बात को खत्म करते थे, जबकि गरम दल में क्रांतिकारी दल के लोग रहते थे। वो लोग कि अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण के खिलाफ संघर्ष करते थे, क्रांति करते थे। उसी तरह ये लोग भी थे। यूटोपियन समाजवादी जो थे ना, वर्ग समन्वय करते थे नरम दल की तरह। ये लोग बातचीत से अपने जो मसला होता था उसको सुलझाते थे। जबकि वैज्ञानिक समाजवादी के जो लोग थे वो लोग क्रांति करते थे, सीधा संघर्ष करते थे। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो यूटोपियन समाजवादी है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, थोड़ा थोड़ा पढ़े थे, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, हम लोगों के जो वर्ग यूटोपियन समाजवादी थे उनमें पहला नाम आता है सेंट साइमन का। सेंट साइमन कहाँ के रहने वाले थे भैया? सेंट साइमन रहने वाले थे फ्रांस के रहने वाले थे। और ये प्रथम स्वप्नदर्शी समाजवादी थे। इनको बोला जाता है कि सेंट साइमन जो थे प्रथम स्वप्नदर्शी थे। इन्हीं से स्वप्नदर्शी समाजवादी की शुरुआत हुई थी। और इनका कहना क्या था भैया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार पारिश्रमिक मिलना चाहिए। जो व्यक्ति के अंदर जितना कार्य करने की क्षमता है उसको ऐसा कार्य मिले, और जितना वो कार्य कर रहा है उसके अनुसार उसको वेतन मिले, पारिश्रमिक मिले। फिर आता है हमारा चार्ल्स फॉरियर। चार्ल्स फॉरियर का क्या मानना था भाई कि श्रमिकों को छोटे गांवों तथा कस्बों में काम करना चाहिए। देखिए, इनका जो विचारधारा था ना, थोड़ा सा हमको अलग टाइप का लगता है। ये श्रमिकों को ये चीज बताते थे कि आपको छोटे गांवों और कस्बों में काम करना है, ना कि बड़े गांव। अब हमको तो ये चीज नहीं लगता है कि छोटे गांव में काम करेगा तो उसको वेतन कहाँ से अच्छा मिलेगा, ना उसको अच्छा से रोजगार मिलेगा। जबकि वो बड़े नगरों में जाएगा, जो वहां पे उद्योगीकरण अधिक हुआ होगा तो वहां पे उसको रोजगार अच्छे से मिलेगा। अब इनका क्या मानना था, लेकिन अब हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये यही बात बोलते थे। इनके पीछे का उद्देश्य क्या था ये चीज हम लोग नहीं जानते और उसके बारे में अभी जानना भी नहीं है। आगे हमारा आता है लुई ब्ला। अब देखो, लुई ब्ला एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाजवादी होने के बावजूद भी इन्होंने राजनीति में भाग लिया था। मतलब कि आपको समझ में आ रहा है, ये चुनाव लड़ते होंगे या दल बनाकर उनका नेता बनते होंगे, राजनीति में भाग लेते होंगे। अगला बात था रॉबर्ट ओवन का। देखो, अब हम लोगों ने पढ़ा सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर और लुई ब्ला। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? ये लोग फ्रांस के रहने वाले थे। लेकिन इंग्लैंड के रॉबर्ट ओवन ऐसे व्यक्ति थे जो स्कॉटलैंड में न्यू लुनार्क नाम का एक स्थान है जहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। और उस फैक्ट्री में इन्होंने एक सर्वेक्षण किया और उस सर्वेक्षण में उन्होंने पाया कि जैसे उनका सर्वेक्षण क्या था, वो श्रमिकों को अच्छा वेतन देते थे, अच्छे से रोजगार दिलाते थे और उनका जो काम करने का घंटा था वो कम कर दिए थे। मतलब वो ऐसा काम करते थे ना कि जिससे कि जो श्रमिक वर्ग है वो संतुष्ट रहे। तो इन्होंने पाया कि जो श्रमिक वर्ग है जब उनको संतुष्ट रखा जा रहा है तो उनसे जो उत्पादित होने वाले साधन है उनमें वृद्धि हो रही है, इनको प्रॉफिट होने लगा। तो इन्होंने एक अपना निष्कर्ष निकाला। उनका निष्कर्ष क्या था कि जो संतुष्ट श्रमिक है वही वास्तविक श्रमिक है।
तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो स्वप्नदर्शी समाजवादी थे उनमें 4 व्यक्तियों का नाम मुख्य रूप से आता है। पहला है सेंट साइमन, दूसरा है चार्ल्स फॉरियर, तीसरा है लुई ब्लाक, चौथा है रॉबर्ट ओवन। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में कि कार्ल मार्क्स कौन थे भैया, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, कार्ल मार्क्स का क्या काम किए थे, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी, सब ये हम लोग देखेंगे। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं इनके जन्म से। तो इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? जर्मनी में, जर्मनी के राइन प्रांत के एक नगर था, जर्मनी का एक नगर था जिसका नाम था ट्रियर नगर। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। ठीक है, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम कोई बता सकता है? चलो बताओ, पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था हेनरिक मार्क्स। और इनके पिताजी क्या थे? एक विख्यात वकील थे। क्या थे भैया? क्या थे? विख्यात वकील। क्या थे? विख्यात वकील। चलिए इनका जन्म तो हम लोग देख लिए कि 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था हेनरिक मार्क्स, जो एक क्या थे? विख्यात कवि थे। इन्होंने कहां से अपनी अध्ययन की थी? अपनी पढ़ाई कहां से की थी? तो इन्होंने अध्ययन कहां से किया था? बॉन विश्वविद्यालय तथा बर्लिन विश्वविद्यालय। कहां से? बर्लिन विश्वविद्यालय। ये 2 जगह से अपना अध्ययन का कार्य किए थे, बॉन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय। और इन्होंने किस चीज का अध्ययन किया था? तो इन्होंने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया था। चलिए जब इन्होंने अध्ययन का अपना काम समाप्त किया तो इसके बाद 1843 ईस्वी में इनकी अपने एक बचपन की मित्र थी जिनका नाम था जेनी। उनसे इनका विवाह हो जाता है। चलिए कब होता है भैया विवाह? 1843 में। किससे होता है? बचपन की मित्र जेनी से। ठीक है, अब इनका जब विवाह हो गया तो ये 1844 में कहां जाते हैं? पेरिस में जाते हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से होती है। और फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में हम लोग जानते होंगे थोड़ा थोड़ा, या नहीं भी जानते होंगे तो आज आगे हम लोग जानेंगे। फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर ही इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसको साम्यवादी घोषणा पत्र बोला जाता है, उसकी स्थापना किए थे। तो चलिए देखते हैं कब गए थे भैया? 1844 में पेरिस पहुंचे जहां उनकी मुलाकात एंगल्स, हम लोग एंगल्स का पूरा नाम जानते हैं, फ्रेडरिक एंगल्स से हुआ। अब ये जब फ्रेडरिक एंगल्स से मिले तो इन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के जो विचारधारा है उसको सुना और समझा। तो इनका जो रुचि है वो श्रमिकों के प्रति और बढ़ गया।
ये श्रमिकों के बारे में भी विचार करने लगे, क्योंकि एंगल्स ऐसे व्यक्ति थे जो श्रमिकों के हित के लिए अध्ययन करते थे और उनके लिए वे क्रांति करते थे। तो वहां से ये भी प्रभावित हुए, एंगल्स के विचार से प्रभावित हुए और वो भी श्रमिकों के बारे में सोचने लगे। जब सोचने लगे तो फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स इन दोनों ने मिलकर कब भैया 1848 में 1848 में किसका स्थापना किए थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसको क्या बोला जाता है? साम्यवादी घोषणा पत्र भी बोला जाता है। साम्यवादी घोषणा पत्र, इसको साम्यवादी घोषणा पत्र भी बोला जाता है। अब ये साम्यवादी घोषणा पत्र का स्थापना कर दिए तो इनको क्या कहा जाने लगा भैया? इनको कार्ल मार्क्स को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से? आधुनिक समाजवाद का जनक। आधुनिक समाजवाद का जनक, इनको आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाने लगा। उसके बाद इन्होंने 1867 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? दास कैपिटल। कितने ईस्वी में? 1867 ईस्वी में। 1867 में किसका प्रकाशन किए थे? दास कैपिटल। इसको क्या बोला जाता है? समाजवादियों की बाइबल। समाजवादियों की बाइबिल भी कहा जाता है। दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल भी कहा जाता है, जिसका प्रकाशन कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किया था। 1867 ईस्वी में किया था। चलिए आगे देखते हैं। अब जब कार्ल मार्क्स ने इतना काम कर दिया, जब कार्ल मार्क्स ने क्या किया भैया? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की स्थापना कर दी, दास कैपिटल की स्थापना कर दी, तो जो इनका विचार है, इनके विचारों से प्रभावित होकर जो यूरोप के वासी थे वो लोग क्रांति करने लगे, फ्रांस में जनता भड़कने लगी। तो इस सब से परेशान होकर उनको क्या किया गया? पेरिस से बाहर निकल दिया गया, इनको भगा दिया गया पेरिस से, जिससे वे कहाँ चले गए? लंदन चले गए। तो जो बाकी का जीवन था वो लंदन में ही व्यतीत किए थे, जहां पर इनकी मृत्यु कब हो जाती है? मृत्यु 14 मार्च 1883 में जब इनकी मृत्यु होती है तो उस समय उनकी उम्र बस 64 वर्ष थी। कितनी थी? 64 वर्ष। 64 वर्ष में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर? लंदन में, क्योंकि लंदन में ही तो पूरा जीवन व्यतीत किए जब इनको पेरिस से निकाल दिया गया, और वहां पे इनको 1883 में निधन हो गया। ठीक है। और यहां से हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में कहानी जो है समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कार्ल मार्क्स का जो दर्शन था, जिसको मार्क्सवादी दर्शन भी बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत क्या था, उन्होंने इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा हुआ है, ये सब हम इसके बाद पढ़ेंगे। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। आप लोगों ने कार्ल मार्क्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या था कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, तो इनका देखिए पहला सिद्धांत क्या था? इनका पहला सिद्धांत था द्वंद्वात्मक
द्वंद्वात्मक क्या था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा क्या था? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा क्या था? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। चौथा क्या था? मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। पांचवा क्या था? राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना का सिद्धांत। तो ये थे हमारे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। पहला क्या था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और पांचवा है राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना का सिद्धांत। अब ये तो हो गया कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, यानी कि कार्ल मार्क्स इन सिद्धांतों पे ही काम करते थे। चलो अब हम लोग देखते हैं कि कार्ल मार्क्स जो थे इतिहास को कितने कालखंडों में बांटते हैं और अपने से खुद से एक जो कालखंड है उसको भी जोड़ते हैं। और वो क्या था और वो पांचों कौन कौन थे, और पांच और कार्ल मार्क्स का मिलाकर छह कालखंड कौन कौन थे, आज हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। तो देखिए उनमें पहला कौन था? पहला था आदिम साम्यवादी युग। दूसरा था दासता का युग। तीसरा क्या था? सामंती युग। चौथा क्या था? पूंजीवादी युग। पांचवा क्या था? समाजवादी युग। अब ये थे कार्ल मार्क्स के पहले, यानी कि जब कार्ल मार्क्स ने अपना एक सिद्धांत नहीं ऐड किया था तो उससे पहले का ये सिद्धांत था। और कार्ल मार्क्स ने अपना एक और युग जोड़ा था, उसका क्या नाम था? वो छठा क्या था? उसको बोलते हैं साम्यवादी युग। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने अपना 5 सिद्धांत दिए और 6 कालखंडों में बांटकर बनाया। तो आप लोग इस चीज से तो समझ गए कि ये कार्ल मार्क्स का है, लेकिन हम लोग मोटे मोटे तौर पे हम लोग इतिहास को कितने कालखंडों में बांटकर पढ़ते हैं? तो आपका जवाब आएगा कि भैया हम लोग 3 कालखंडों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला कौन है भैया? पहला है प्राचीन, यानी कि उसको प्रथम चरण भी बोलते हैं, प्राचीन इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। तो उसके बारे में भी हम लोग चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हम लोग मोटे तौर पर 3 भाग में पढ़ते हैं। पहला कौन होता है? प्राचीन या प्रथम। देखिए इसमें किसके बीच संघर्ष होता था? तो इसमें होता था आपका स्वतंत्र लोगों और गुलामों के बीच संघर्ष। दूसरा में हम लोग का आता है मध्य इतिहास।
जिसको मध्यकालीन भी बोल सकते हो, मध्यकालीन या द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में किसका किसके ऊपर संघर्ष होता था? तो इसमें होता था आपका क्या बोलते हैं, सामंतों का होता था, सामंतों और किसानों के बीच। तीसरा कौन होता था भैया? तीसरा को बोलते हैं आधुनिक या तृतीय चरण। इसमें किसके बीच होता था? तो पूंजीवादियों और श्रमिकों के बीच। तो हम लोग ये तीन गो चरण है, इसको हम लोग मोटे मोटे तौर पर पढ़ते हैं। लेकिन ये तो था कार्ल मार्क्स का, और ये लोग हम लोग मोटे मोटे तौर पर अपने से, यानी कि इसको सब जो इतिहासकार है वो फॉलो करते हैं। लेकिन ये कार्ल मार्क्स ने अपना एक युग बनाया था जिसमें साम्यवादी युग भी जोड़ा गया था। और ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, जिस सिद्धांत पर कार्ल मार्क्स काम करते थे, चलिए आप लोग इसके बारे में तो जाने, और इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मार्क्सवाद का प्रसार। यानी कि आप लोगों को ये चीज टॉपिक पढ़ने पे ही समझ में आ रहा होगा कि मार्क्सवाद यानी कि कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था उसका प्रसार, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जो मार्क्सवाद का विचारधारा था वो यूरोप में धीरे धीरे फैलने लगा था। तो जब फैलने लगा तो जो वहां के सर्वहारा वर्ग के लोग थे यूरोप के, वो पूंजीपति वर्गों के खिलाफ क्या करने लगे? विरोध करने लगे। और उन्होंने यूरोप के विभिन्न भागों में क्या किए, क्या बोलते हैं इसको, यूरोप के विभिन्न भागों में समाजवादी विचारधारा से प्रभावित दल का स्थापना किए थे। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित किसका स्थापना किए थे? दल का। और वो दल क्या क्या थे? चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो इन्होंने जर्मनी में किसका? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसकी स्थापना जर्मनी में की गई। उसके बाद आते हैं ब्रिटेन को ही लंदन बोलते हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना की गई, लेबर पार्टी। इसके बाद आता है आपका फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, सोशलिस्ट पार्टी। उसके बाद आता है रूस। उसके बाद आता है तो रूस में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की। ये जो समाजवादी दल था ये यूरोप के विभिन्न भागों में स्थापित किया जाने लगा। कि इसके द्वारा? सर्वहारा वर्ग के द्वारा। क्यों किया जाने लगा? क्योंकि पूंजीवादी वर्ग के खिलाफ उन्होंने क्रांति छेड़ दी थी। तो इसीलिए इस दल का निर्माण अलग अलग स्थानों पे किया जाने लगा और इसके द्वारा समाजवाद का प्रसार किया जाने लगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। उसमें एक और चीज का स्थापना किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि वो देश के किसी भी स्थान पर जाकर श्रमिकों के हित के लिए बात कर सकता था, उनके लिए कार्य कर सकता था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं
प्रथम इंटरनेशनल जिसको बोलते हैं, प्रथम इंटरनेशनल, प्रथम इंटरनेशनल जिसको अंतरराष्ट्रीय संघ, अंतरराष्ट्रीय संघ इसके नाम से भी जाना जाता है। तो देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में लंदन में हुई थी। कहां पे हुई थी? लंदन में। और इसका वहां पे प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रतिनिधित्व किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। वहां पर कार्ल मार्क्स ने कुछ कुछ बातें श्रमिकों को संबोधित करते हुए बोली थी कि आपकी जो स्थिति है उस स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए आप खुद जिम्मेवार हैं, यानी कि आपको खुद कुछ कदम उठाना पड़ेगा अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो प्रथम इंटरनेशनल है इसका अंतिम लक्ष्य, यानी कि सर्वहारा वर्ग का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए पूंजीवाद को समाप्त करना। वहां का कुछ नारा भी था जिसके जो इस प्रकार है कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये वहां का नारा था। नारा क्या था? नारा क्या था? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये वहां का प्रमुख नारा था कि कर्तव्य, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। तो ये था हमारा प्रथम इंटरनेशनल जिसको अंतरराष्ट्रीय संघ भी बोला जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय इंटरनेशनल जिसको द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो यहाँ पे तो इसका प्रतिनिधित्व कार्ल मार्क्स ने किया था। इसके बाद हम लोगों ने पहले पढ़ चुका था कि इनकी मृत्यु 1883 में हो जाती है। 1883 में तो हो जाती है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसकी मेजबानी कब हुई थी या इसकी स्थापना बोलते हैं या इसकी बैठक बोल देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। इसकी बैठक हुई थी आपको 1889 ईस्वी में। कहां पे हुआ था भाई? तो पेरिस में। कहां पे? पेरिस में, ठीक है। और इसमें काम क्या किया गया था? पेरिस में तो ये हुआ, लेकिन वहां पे कार्ल मार्क्स तो मौजूद थे नहीं, उनका तो निधन 1883 में ही हो गया था। तो वहां पे किया गया तो मजदूरों के लिए वहां पर आवाज उठाई गई और मजदूरों के जो कार्य हैं उसको बांटा गया और बोला गया कि जो वहां का मजदूरों का कार्य होगा वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 8 घंटे के लिए ही होगा। और वहां पर अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस की भी घोषणा की गई जिसको हम लोग 1 मई के दिन मनाते हैं। तो यहां पर एक और चीज है जिसको हम लोग देखते हैं कि यहां पर अलग अलग देश के अलग अलग देश के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जिन्होंने क्या बोला था कि जो मजदूरों का कार्य दिवस है वो जो कार्य करने की अवधि है वो 8 घंटा तक होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और
मजदूर वर्ग की एकता के प्रतीक स्वरूप उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की स्थापना की, जिसको हम लोग प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाते हैं। वो ये जो अब आपको क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप लोग बोल देना कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि 1889 में की गई थी। और वहां पर एक और सवाल पूछ सकता है कि मजदूरों के लिए 8 घंटे के कार्य की अवधि का निर्धारण कब किया गया था, तो बोल दीजिएगा कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि 1889 में पेरिस में। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए।